द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 519वां दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों को दोबारा फिर से अभिनंदन। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर आशुतोष कुमार ने एमडी होम्योपैथ से किया है, इन्होंने पीएचडी भी किया है। ये अभी वर्तमान में एचओडी है डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के आरबीटीएस होम्योपैथी गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में। सर का आज का टॉपिक है एनाटॉमिकल जोड़ों से संबंधित लक्षणों के संबंधित रूपरेखा। सो सर का सबको मेरा नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। सानी सर, चरण स्पर्श और जितने भी लोग इस वेबिनार में पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशुतोष, एचओडी एनाटॉमी, डिपार्टमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आरबीटीएस में हूँ और आज का मेरा टॉपिक है हड्डी और जोड़ों से संबंधित रोग, जो आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि बोन है क्या, तो बोन एक लिविंग टिश्यू है जो हमारे पूरे शरीर को शरीर का एक ढांचा तैयार करता है। इसी के ऊपर जितने भी हमारे मांसपेशियां हैं ये सारे उसी पर टिकी रहती हैं। बोन एक तरह से कहिए ये ब्लड सेल का भी एक तरह का स्टोर हाउस है। दूसरा, ये हमारे शरीर को एक शेप देता है और बोन खुद भी एक सर्टेन डिग्री पर भी वो झुका हुआ रहता है और झुके हुए रहने के साथ साथ जॉइंट से मिलके, यानी कि दो जोड़ों को मिलके उसके साथ जोड़ने वाला उसका लिगामेंट है, मसल्स है जो दो बोन को जोड़ता है और जो हमारे मूवमेंट में मदद करता है, हमारे शरीर के मूवमेंट में मदद करता है। और ये साथ साथ हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन कहिए या प्रोटेक्टिव सेल कहिए, ये हमारा बोन है। अब इस बोन में एक आता है हमारा एल्वियोलर बोन। तो एल्वियोलर बोन ये एक तरह का लेमिनेटेड है, यानी कि जिसको हम बोन के ऊपर, हड्डी के ऊपर चिकनाहट कहिए। ये दोनों पोरस और एल्वियोलर ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के चलता है और इसके पैरेलल चलने की वजह से ये उसको एक चिकनाहट प्रदान करता है, एक तरह से उसको स्मूथ बनाता है कि जिससे कोई भी मसल्स उसमें अटैच हो सके। अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो बोन को क्लासिफाई करने के लिए डेवलपमेंटल डिजीज। अब डेवलपमेंटल डिजीज क्या है? डेवलपमेंटल डिजीज है में जो बच्चा जन्म लेता है उसी के जन्म के साथ साथ उसके हड्डियों में अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसको कहते हैं ये बोन डेवलपमेंटल डिजीज, यानी कि उसके बढ़ने के साथ साथ उसके हड्डी का रोग। इसका एग्जाम्पल जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में यह सबसे कॉमन है। इसमें हड्डी बहुत आसानी से टूट जाता है, बच्चा चल रहा है, खेल रहा है और आसानी से वो हड्डी टूट गया। दूसरा है
एकेंड्रोप्लेसिया, ये भी सबसे कॉमन टाइप है, लेकिन ये ज्यादातर होता है ड्वार्फिज्म में, यानी कि जिसको हम लोग है डेवलपमेंटल, लेकिन इसको हम लोग इंडोक्राइन में भी ले सकते हैं। अगर किसी को इंडोक्राइन का अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो ये उसमें सबसे ड्वार्फिज्म आता है। दूसरा है ब्रिटल बोन डिसऑर्डर। ब्रिटल बोन डिसऑर्डर ये कहीं से भी कभी भी एक पतले तिनके की तरह ये टूट जाता है। दूसरा है स्केलेटल डिस्प्लेसिया। स्केलेटल डिस्प्लेसिया ये सबसे रेयर है, ये कॉमन जल्दी होता नहीं है, लेकिन इसमें बोन का शेप एबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि कोई भी हड्डी अपने एक प्रॉपर शेप में नहीं रहती है। दूसरा, अब इसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू में मर्फेन सिंड्रोम ये सबसे रेयर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। दूसरा है ऑस्टियोकॉन्ड्रोडिस्प्लेसिया। ऑस्टियोकॉन्ड्रोडिस्प्लेसिया में ये जन्मजात हो सकता है, हेरेडिटरी डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं। इस बोन में जो ग्रोइंग एबनॉर्मेलिटी इसमें आ जाता है, मतलब एक हड्डी अपने प्रॉपर ढांचे में न बढ़ना और बेतरतीब तरीके से बढ़ना। और जैसे जैसे ये बढ़ता है तो वैसे वैसे इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, यानी कि वो खुद भी एक हड्डी इतना भारी हो जाता है कि उससे बच्चे का ग्रोथ भी अफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ उसका बच्चे की हाइट भी प्रॉपर नहीं हो पाती है और बहुत ज्यादा एक अजीब सा ढांचा जैसा दिखता है। दूसरा है एंडोक्राइनल डिजीज। एंडोक्राइनल डिजीज में जैसे हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, एक्रोमेगाली, डायबिटीज मेलाइटस, ऑस्टियोमेलेसिया, पैगेट्स डिजीज। उसके बाद सेकंड है आइडियोपैथिक डिजीज। आइडियोपैथिक डिजीज ये डिफ्यूज स्केलेटल डिजीज है, मीन्स इसमें एक तरह का इसको अर्थराइटिस कहिए, कि जिसमें लिगामेंट और टेंडन दोनों हार्ड हो जाता है, और ये सबसे ज्यादातर इसमें होता है कि ये स्पाइन के नजदीक या उसके चारों तरफ ये सबसे कॉमन देखा गया है, कि जिससे कि कोई भी बच्चा अपने शरीर को प्रॉपर झुका नहीं सकता है, और एक तरह से कहिए उसका रीढ़ की हड्डी उसकी सीधी एकदम बिल्कुल सीधी हो जाती है। तीसरा है फाइब्रो ऑसियस लीजन। फाइब्रो ऑसियस लीजन ये ग्रुप डिसऑर्डर है। ग्रुप डिसऑर्डर में मतलब कि इसमें एक तरह से एक से ज्यादा हड्डियों का इसमें मिल जाना,
इन्वॉल्व हो जाना। सबसे ज्यादा इसमें कॉमन होता है आपके जॉ में, ये सबसे कॉमन जगह है। दूसरा है रिएक्टिव डिजीज। रिएक्टिव डिजीज में इस लीजन में एक से ज्यादा हड्डी इसमें भी इन्वॉल्व होता है लेकिन इसमें अगर एक बोन में अगर इसमें किसी में अगर डिजीज हुआ है तो ये दूसरे बोन में रेफर हो जाता है, यानी कि दूसरे बोन में इसका आदान प्रदान हो जाता है। दूसरा है इन्फ्लामेटरी डिजीज, किसी भी हड्डी का सूजन हो जाना। तो सूजन होने का बहुत सारा कारण है, या तो चोट लग सकता है या कोई और कारण हो सकता है। न्यूप्लास्टिक, तो न्यूप्लास्टिक में जैसे बोन में ट्यूमर का हो जाना, एक तरह से गांठ। तो जैसे गाउट के केस में गांठ हड्डी पर हो जाता है, अब वही किसी एक हड्डी पर हो गया और वो बड़ा हो गया, जो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, ये बेनाइन होता है। ये मैलिग्नेंट बहुत कम होता है। तो पहला मैंने बतलाया डेवलपमेंटल डिजीज। अब डेवलपमेंटल डिजीज में चुर्बिज्म, चुर्बिज्म चुर्बिज्म क्या है? ये सबसे रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ साथ इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सबसे ज्यादा कॉमन जो इसमें देखा गया है, ये लोअर फेस में सबसे ज्यादा होता है। जैसे अब किसी को भी अगर कहीं से अगर डेवलपमेंटल में प्रॉपर मैंडिबल का नहीं बढ़ पाना, उसका प्रॉपर साइज और शेप में अपने जगह फिट नहीं हो पाना, ये एक सबसे बड़ा कारण है। ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस पेट्रोसिस में ऑस्टियोपेट्रोसिस पेट्रोसिस में इसमें बोन बिल्कुल पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा भारीपन इसमें आ जाता है कि कोई भी बच्चा अपने हड्डी को किसी भी ज्वाइंट से उसको मोड़ने में, चलने में बहुत तकलीफ होती है। तीसरा है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसका सबसे बड़ा कारण है जीन्स। जो हमारा जीन्स है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस जीन्स में यानी उस तत्व में किसी भी तरह का गड़बड़ी हो जाना। चौथा है चिलियोडोक्नियल डिस्प्लेसिया। इसलिए ये एक जन्मजात दोष है जो हड्डियों और दांतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसमें जो हमारा क्लेविकल या जिसको कॉलर बोन कहते हैं, वो प्रॉपर इसमें डेवलप नहीं, या तो डेवलप नहीं प्रॉपर करेगा या बिल्कुल ही डेवलप नहीं करेगा। इसमें ये दोनों कारण होता है। दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में इंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। अब इसमें सिर्फ
डायबिटीज मेलाइटस भी इसका एंडोक्राइन में है। इसका डायबिटीज मेलाइटस भी एक सबसे बड़ा कॉज है। और हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, इसमें दोनों तरह का आता है। अब आइडियोपैथिक डिजीज, आइडियोपैथिक ऑस्टियोजेनेसिस, आइडियोपैथिक ऑस्टियोजेनेसिस में हड्डी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इसको इनोस्टोसिस, डेंस बोन या बोन स्कार भी कहते हैं। इसके बाद है मैसिव ऑस्टियोलाइसिस। मैसिव ऑस्टियोलाइसिस में धीरे धीरे हड्डी खराब हो जाता है। अब हड्डी खराब होने का कारण है कि या तो किसी तरह का इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, कि या इसके सेल्स किसी कारण से डैमेज हो जाएंगे, पोरस इसका डैमेज होगा। थर्ड नंबर है लैंगरहैंस सेल्स। लैंगरहैंस सेल्स में ये अमान्य क्लोन का ये प्रसार करता है, जो हमारे अस्थि में यानी कि हमारे बोन में से जो मज्जा उत्पन्न होता है उसका उसके इननेचुरल या असामान्य तरीके से उस सेल्स का बढ़ जाना। दूसरा है पैगेट्स डिजीज। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे स्कल, पेल्विक बोन, हमारे पैर पे, स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी को ये सबसे ज्यादा कमजोर करता है। दूसरा है रिएक्टिव डिजीज। रिएक्टिव डिजीज जॉइंट सेल लीजन ऑफ बोन। अब जॉइंट सेल लीजन में इसमें दो हड्डियों के बीच में या जहां से हड्डियां ये जुट रही हैं उसके लीजन में, उसके जगह पर किसी भी तरह का गड़बड़ी हो जाना। उसके बाद है एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। हड्डी के किनारे में किसी तरह का सिस्ट का अपीयर हो जाना। ये सिस्ट बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो इसकी सबसे बेनाइन सबसे अच्छी पहचान इसमें यही है कि उसमें पीले रंग का पदार्थ मिलेगा, लेकिन ये बोन से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी है ये उसी में रहेगा। और मैलिग्नेंट वो धीरे धीरे पूरे बोन को खराब करते हुए चला जाता है। उसके बाद है सिंपल बोन सिस्ट, जैसे गाउट ये सब हो गया। उसके बाद है ट्रोमेटिक बोन सिस्ट, किसी चोट लगने की वजह से सिस्ट हो गया हो तो ये सिस्ट सरफेस पर इजिली अपीयर हो जाता है, होता है, और ये आसानी से दिखता भी है। तो ये अगर लिविंग बॉडी पर जब हम इसको देखते हैं तो ये उस हड्डी का बेतरतीब तरीके से उभड़ापन नजर आता है। एक पर्टिकुलर या तो ये जॉइंट्स के पास होगा या हड्डी पर कहीं भी बीच में ये हो सकता है। दूसरा है फाइब्रो ऑसियस लीजन। फाइब्रो ऑसियस लीजन में नन नियोप्लास्टिक लीजन। अब नन नियोप्लास्टिक लीजन में फाइब्रस डिस्प्लेसिया, जो बोन का फाइबर है वो अपने जगह पर नहीं रहना, अपने जगह से बेजगह हो जाना। तो अपने जगह से ये बेजगह तभी होगा जब
हड्डी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, और ये ज्यादातर बच्चों में और यंग जनरेशन में ये सबसे कॉमन देखा गया है। जिनका बढ़ता हुआ उम्र है उसमें, और एडल्ट जिसको कहेंगे उनमें, ये लगभग ये कह लीजिए कि ये 7 साल से लेके और लगभग 25 साल तक के लोगों में ये सबसे कॉमन देखा गया है। सीमेंटो ऑसियस डिस्प्लेसिया, उसके बाद है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म में ऑसिफाइड फाइबर्स। अब ऑसिफाइड फाइबर्स क्या है कि इसमें हड्डी के फाइबर्स का डीजनरेशन हो जाना। ये डीजनरेशन या तो बोन के सेल्स में गड़बड़ी की वजह से हो सकता है, ट्रोमा के वजह से हो सकता है, डायबिटिक की वजह से हो सकता है, या किसी क्रोनिक ट्रोमेटिक या क्रोनिक किसी बोन डिजीज के वजह से ये हो सकता है। दूसरा है इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो इन्फ्लामेटरी डिजीज में इसको दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में ट्यूबरक्लोसिस, हड्डियों का ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, जिसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कि उसमें पेशेंट को चलने उलने में भी काफी तकलीफ होती है। उसके बाद एक्टिनोमाइकोसिस। अब एक्टिनोमाइकोसिस दूसरा है नॉन स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक में ऑस्टियोमाइलाइटिस, ड्राई सॉकेट, जिसमें हड्डियां जिस सॉकेट में जुड़ी हुई हैं, जिससे जैसे हमारा ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, तो ये जिस सॉकेट में जुड़ी हुई है उसका सूख जाना, बिल्कुल ड्राई हो जाना, यानी कि उसमें जो घर्षण है, जो उसमें लिक्विड है, उस लिक्विड का उसमें सूख जाना। उसके बाद है पेडिकल सिस्ट, एब्सिस, बोन के ऊपर किसी भी तरह का सिस्ट का अपीयर हो जाना, बोन एब्सिस हो जाना, यानी कि उसके साथ साथ उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाए, पीला मवाद उसमें से आए, उसका ग्रेनुलेशन जो है वो ग्रेनुलेशन धीरे धीरे पतला होता चला जाए। चौथा है ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस। ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस, अगर किसी तरह का रेडियोग्राफी जैसे करते हैं हम लोग, जैसे सीटी स्कैन किए, उसके बाद कोई भी रेडियोग्राफी अगर हम करते हैं, तो उस रे की वजह से उस हड्डी का डैमेज होना। नियोप्लास्टिक डिजीज। नियोप्लास्टिक डिजीज ये बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन में ऑस्टियोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा, कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रो मिक्सॉइड फाइब्रोमा। मैलिग्नेंट में ऑस्टियोसार्कोमा, एविंग सार्कोमा। एविंग सार्कोमा ये भी सबसे रेयर है, लेकिन ये बच्चों में भी होता है और यंग जनरेशन में भी होता है। ये ज्यादातर किसी क्रोनिक डिजीज के वजह से, क्रोनिक बोन डिजीज के वजह से ये हो सकता है। कॉन्ड्रोसार्कोमा, डिजीज ऑफ जॉइंट्स।
अब जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सबसे कॉमन है, ये हम आए दिन देखते हैं। हर एक जोड़ में दर्द हो जाना कि पेशेंट को अपने हर एक जोड़ को मूव करने में, यानी कि उसको चलाने में तकलीफ होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, कहीं भी गांठ बन जाना, किसी भी हड्डी के ऊपर गांठ बन जाना जिसके वजह से उसके मूवमेंट में दिक्कत होती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का जॉइंट्स डिसऑर्डर है जिसमें कार्टिलेज का टूट जाता है। जब कार्टिलेज ही, यानी कि हड्डी को जब बांधने वाला ही, उसके चारों तरफ उसको फिक्स रखने वाला ही जब उसमें से टूट जाएगा तो फिर हड्डी अपने जगह पे रहेगी नहीं। वो धीरे धीरे उसका कार्टिलेज क्या है, वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। और जब ये जैसे जैसे टूटेगा, और इसका टूटने का कारण है मरीज जब जब मूव करेगा तब तब इसमें घर्षण होगी, उसमें दर्द होगा। इसका सबसे बड़ा है जेनेटिक फैक्टर है, जेनेटिक कॉज है। दूसरा, जोड़ में किसी तरह का इंजुरी हो जाना। उसके बाद इसमें ओवरवेट, जिसका बहुत ज्यादा वजन हो। तो इन सब कंडीशन से के वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब अगर इसका हम हिस्टोलॉजी अगर हम देखेंगे तो हिस्टोलॉजी में फिब्रिलिएशन एंड क्रैकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, जैसा मैंने पहले भी बतलाया कि कार्टिलेज का धीरे धीरे टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, तो ये जब जब उसके अंदर घर्षण होगा या वो जब जब कमजोर पड़ेगा, जहां से कमजोर पड़ेगा या थोड़ी सी भी उसमें अगर चोट लगेगी तो वो वहां से धीरे धीरे वो टूटता चला जाएगा। दूसरा है ये कार्टिलेज, या ऐसे बच्चे में डेवलपमेंटल में क्या होता है कि अगर हड्डी में किसी भी तरह का अगर चोट लगता है तो धीरे धीरे कार्टिलेज अगर डैमेज भी हुआ तो उसमें वो धीरे धीरे डेवलप करता है, लेकिन इस कंडीशन में उसका डेवलपमेंट ही नहीं होना। तो जब वो डेवलप ही नहीं करेगा तो अपने एक हड्डी को, अपने उस जोड़ को अपने जगह पर उसका जोड़ रह नहीं पाएगा। दूसरा है एक्सपोजर ऑफ अंडरलाइन बोन, बोन का निचला परत, अंदरूनी परत उसका बाहर आ जाना, यानी कि सबसे ऊपर का परत किसी भी कारण से डैमेज हो गया हो। उसके साथ साथ किसी तरह का सिस्ट अपीयर हुआ हो। जैसे यहां पर दिखाया है हर्वंस नोट्स है, उसके बाद बाउचर्ड नोट्स है, ये इसका एक्सरे व्यू दोनों का। अब एक इसमें उस जोड़ के बीच में गांठ का बनना और एक जोड़ के ऊपर गांठ का बनना, ये दोनों कंडीशन है। अब इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो रूब्रिक हमारे रेपर्टरी में से है, तो
ये रूब्रिक एक्सट्रीमिटी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, तो एक्सट्रीमिटी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स में इसमें सबसे मेजर मेडिसिन जो आया है यह है एकोनाइट है, बेलाडोना है, ब्रानिया है, एपिस है, लीडम है, साइलेसिया है ये सबसे लीडिंग और सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन इसके लिए है। अब बेलाडोना में दर्द बहुत ज्यादा होगा, ब्रानिया में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगा, एपिस अगर हम इसको देखें तो एपिस में स्टिकिंग पेन, यानी कि जब जब मरीज अपने जोड़ का मूवमेंट कर रहा है, उसको जब जब चला रहा है, तब तब उसको एक दर्द, एक चुभने जैसा दर्द महसूस होगा। साइलेसिया कोई भी अगर क्रोनिक हो या डीजेनरेटिव हो। दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्रोनिक सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन, इसमें हड्डी में सूजन हो जाता है, उसके फाइबर्स बेतरतीब तरीके से उभर जाते हैं। दूसरा है मैनिफेस्ट्स एज जॉइंट डिजीज बट लेसर एक्सटेंड स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, वेसल्स, इन सबको ये इफेक्ट करता है। इसमें स्किन भी इफेक्ट होते हैं, हमारे साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स भी इसमें इफेक्ट होते हैं। दूसरा है, अब अगर कोई भी गांठ उभर रहा है तो वहां पर जो भी नर्व्स है तो उस नर्व्स का दब जाना, तो जिसके वजह से जैसे जैसे वो दबेगा तो वैसे वैसे उसमें सेंसेशन धीरे धीरे लॉस होता चला जाएगा और पेशेंट को एक समय आएगा कि उसको कुछ पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे उस हड्डी का डीजनरेशन, यानी उसमें जितना भी सेंसेशन जाना चाहिए, जो ब्लड वेसल्स जिससे सप्लाई हो रहा है, जिसके वजह से उसके सेल्स को पोषण हो रहा है, सेल्स का पोषण हो रहा है, वो ब्लड सप्लाई उसका पोषण रुक जाएगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये स्मॉल जॉइंट्स पर इफेक्ट करता है, उसके पहले लार्ज जॉइंट पर इफेक्ट करता है। ये सबसे कॉमन है हैंड में, फिट में, रिस्ट, एंकल, सर्वाइकल, ऑफ स्पाइन, बिल्कुल गर्दन को कोई मूव नहीं कर सकता है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा कॉमन है फीमेल में देन मेल के। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अब इसमें बहुत तरह का हम लैब के जरिए हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। लैब डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? लैब डायग्नोसिस में हम इसका एक्सरे देख सकते हैं, इस बोन का सैंपल लेके उसको देख सकते हैं, उसके सीरम को देख सकते हैं, आईजीएम, एफसी और आईजीजी। अब लार्ज जॉइंट का रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, इसके बेनाइन में ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है नी, एंकिल और एल्बो में। रूमेटिक फैक्टर इसका क्या है? निगेटिव, और ANA इसका पॉजिटिव रहता है। उसके बाद रूमेटॉइड
वेरिएंट्स में सीरोनेगेटिव सिंड्रोम, सिंडाइलो ऑर्थोपैथी, HLA-B27 एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोडिएटिक आर्थराइटिस, या दोनों मिक्स भी हो सकता है, मिक्स्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द डिजीज ऑफ द अदर। रूब्रिक सिंथेसिस रेपर्टरी में एक्सट्रीमिटी अर्थराइटिक नोडोसाइटिस स्किन ओवर ज्वाइंट्स इन, इसमें सिंगल मेडिसिन जो टॉप मेडिसिन है वो है लिडमपाल। उसके बाद एक्सट्रीमिटी अर्थराइटिक नोडोसाइट्स फिंगर जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स में एपिस भी है, बेंजोइक एसिड है, कैलकेरिया कार्ब है, कॉस्टिकम है, ग्रेफाइटिस है, लीडम है, लाइकोपोडियम है, ये टॉप ग्रेड मेडिसिन में है। एक्सट्रीमिटी रूमेटिक आर्थराइटिस, बैक पेन आर्थराइटिस, स्क्लेरोटिक जॉइंट, एक्सट्रीमिटी एनकाइलोसिस फिंगर्स, डिजिटल जॉइंट्स। तो स्मॉल जॉइंट्स में इसमें जो मेडिसिन है वो ओन एंड ओनली फॉलिक एसिड है। अब इस ये मोस्ट प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन सबसे लोअर थर्ड ग्रेड मेडिसिन इसमें ओन एंड ओनली एक फॉलिक एसिड ही है। एक्सट्रीमिटी एनक्लोसिस फिंगर, प्रॉक्सिमल जॉइंट्स, दूसरा है गाउट, इंटेंस पेन, मतलब पेन इसमें इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट चल भी नहीं सकता है। उसके बाद धीरे धीरे ये दूसरे जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है और ये सबसे ज्यादा एडल्ट में होता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है मरीज का डाइट, अल्कोहलिक टॉक्सिसिटी या जेनेटिक डिस्पोजिशन, कोई भी प्रीडिस्पोजिशन कॉज हो। दूसरा प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम यूरेट crystals in and around the joints, इस joints के चारों तरफ एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाना। उसके बाद है प्री dilatation of small peripheral joints, particularly metatarsal और pharyngeal। तो मेटाटार्सल्स या तो ये आपके हैंड में, रिस्ट में, फिट में। दूसरा है गाउट डायग्नोसिस, गाउट डायग्नोसिस में डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी नीडल्स, जैसे लग रहा है बहुत सारा उसमें सुई उसके जोड़ के बीच में रख दिया गया हो। तो इसमें एक सबसे अच्छी मेडिसिन आती है एपिस्मेल, जिसमें सुई जैसा लगता है कि चुभ रहा है। दूसरा है इसका फ्लूइड जो है, फ्लूइड एक क्रिस्टल यानी कि
शीशे की तरह बिल्कुल जम जाएगा और धीरे धीरे ये दोनों जॉइंट्स को जब भी मूवमेंट होगा तो ये उसमें चुभता रहेगा, जिससे पेशेंट को तकलीफ होती है चलने में, और इससे धीरे धीरे कार्टिलेज भी डैमेज होता चला जाता है। उसके बाद है एलिवेटेड सीरम। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स, साइनोवियल फ्लूइड एंड टिश्यू, वहां टिश्यू का डैमेज होना, साइनोवियल फ्लूइड्स का जम जाना या साइनोवियल फ्लूइड्स का कम हो जाना। अदर डिजीज इसमें गाउट, रूमेटिक आर्थराइटिस, इन दोनों कंडीशन में भी हो सकता है। उसके बाद प्रीवेलेंस एज, क्रिस्टल वर्सेस सूडो गाउट। अब इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक तरफ इसमें क्रिस्टल यानी कि बिल्कुल सुई जैसा जम गया हुआ है, लॉन्ग शेप में है। उसके बाद सूडो गाउट में ये एक जगह थक्का बन गया है। तो इन दोनों कंडीशन में पेशेंट्स को तकलीफ होती है, लेकिन दोनों का कंडीशन यही है कि एक में सुई जैसा चुभेगा और दूसरे में पेशेंट्स को सीधे लगेगा कि कोई बीच में रोक रहा है, उसके मूवमेंट को रोक रहा है। एक्सट्रीमिटी गाउट, तो एक्सट्रीमिटी गाउट में एक्सट्रीमिटी पेन जॉइंट्स गाउट अल्टरनेटिंग विथ एंजाइटी। उसके बाद एक्सट्रीमिटी पेन जॉइंट्स गाउट अल्टरनेटिंग विथ फोरहेड पेन इन। दूसरा है एक्सट्रीमिटी पेन जॉइंट्स गाउटी अल्टरनेटिंग विथ हेड पेन इन, यानी कि जब भी पेशेंट्स को गाउट का पेन होगा उसके साथ साथ उसका सर भी दर्द करेगा। पैगेट्स डिजीज, पैगेट्स डिजीज ये स्केलेटल डिसऑर्डर है। इसका क्लिनिकली एक्सरे और हिस्टियोलॉजिकल चेंजेस इसमें दोनों होता है। ये रेयर है, 40 के पहले ये सबसे रेयर है, लेकिन 40 के बाद ये कॉमन है। उसके बाद is to involve 2 to 3% population or over 50, common in individual, mainly ये अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में ये सबसे ज्यादा कॉमन है, और ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इन सब में सबसे ज्यादा पेशेंट्स इसका देखा गया है देन एशियन के। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल रीमॉडलिंग ऑफ बोन, यानी कि उस हड्डी का ढांचा ही चेंज हो जाता है, जिसको रीमॉडलिंग कहते हैं, वो अब नेचुरल नहीं रहा। उसके बाद हाई टिश्यू टर्नओवर manifests as abnormal lab results, elevated alkaline phosphate उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाना, यूरिनरी हाइड्रो जाइप्रोलिन
इसमें कॉलेजियन का ब्रेकडाउन हो जाता है। पैगेट्स डिजीज में बोन पेन जो सिम्टम्स है, बोन पेन है, पैगेट्स बोन प्रोन टू फ्रैक्चर, बहुत आसानी से टूट जाता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें दिखेगा। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में क्या दिखेगा? झंझनाहट इसमें ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि उसके नीचे का जहां ये इफेक्ट है उसके नीचे का सेंसेशन ही लॉस हो जाए। इसमें सबसे ज्यादा रिस्की है सार्कोमा, ये कैंसरस है। उसके बाद इमेजिंग फाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ ए डिजीज, डिफॉर्मिटी, थिकनिंग एंड क्रॉसनिंग, हड्डी का पतला हो जाना, उसका थिकनेस जो है वो घट जाना, हड्डी का कमजोर होना। तो जब वो पतला हो जाएगा, उसका थिकनेस जब पतला होगा, जब वो कमजोर हो जाएगा, तो ये बहुत आसानी से टूट जाता है। सिंथेसिस रेपर्टरी से में इसका जनरल बिटल्स बोन। अब जनरल बिटल्स बोन में ये डिफरेंट मेडिसिन हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन इसमें लाइकोपोडियम है, साइलेसिया है, मर्कसोल है, सल्फर है। उसके साथ साथ माइंड डिल्यूजन बॉडी बिटल इज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सिर्फ लगता है, पेशेंट को जब कभी लगता है कि मेरा हड्डी टूट गया या टूट जाएगा, मैं चलूंगा तब टूट जाएगा, दैट इज द डिल्यूजन। उसके बाद माइंड डिल्यूजन बॉडी ब्रिटल इज ब्रेक इन टू विल, दो टुकड़ों में। एक में लगा कि ये टूट जाएगा, लेकिन एक को लग रहा है कि दो टुकड़ों में टूटेगा। दूसरा है माइंड डिल्यूजन बोन्स ब्रिटल, आसानी से टूटना। उसके एक्सट्रीमिटी ब्रिटल, एक्सट्रीमिटी ब्रिटल सेंसेशन एज इफ, ये पेशेंट को सेंसेशन लगता है, सेंस लगता है कि हमारा हड्डी टूट रहा है। एक्सट्रीमिटी ब्रिटल सेंसेशन एज इफ लोअर लिम्ब। उसके बाद पॉट्स डिजीज। अब पॉट्स डिजीज में इंक्रीज इंसिडेंस विथ globalization and increase in iatrogenic acquired immunosuppression। दूसरा है पल्मोनरी डिजीज, ये सबसे मोस्ट कॉमन है और ये ऑस्टियोमाइलाइटिस का एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है पॉट्स डिजीज में ही फ्रेगमेंटेशन और वर्टिब्रल बॉडी, जितने भी हमारी वर्टिब्रास हैं उनका फ्रेगमेंटेशन हो जाना, ऑब्लिटरेशन ऑफ डिस्क स्पेस का ऑब्लिटरेट हो जाना। दूसरा हड्डी का कैल्सिफाइड होना, हड्डी का कैल्शियम एक साथ कम हो जाना। उसके बाद इंक्रोकेमेंट्स ऑन स्पाइनल कैनाल, तो स्पाइनल कैनाल का धीरे धीरे कमजोर होना और सिकुड़ते चले जाना। इसमें जो हम रूब्रिक लेंगे सिंथेसिस रेपर्टरी से है, एक तो पहला बैक ट्यूबरक्लोसिस,
वर्टिब्रा ऑफ। ये ट्यूबरक्लोसिस में सबसे जो मेजर मेडिसिन है, फास्फोरस है, पाइरोजिनम है, साइलेसिया है, सल्फर है, ट्यूबरकुलिनम है, सिफलिनम है। ये मोस्ट कॉमन सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिसिन हैं। दूसरा इसमें ले सकते हैं बैक ट्यूबरक्लोसिस वर्टिब्रा ऑफ एक कॉम्पेंड बाई एक कर्वेचर ऑफ स्पाइन। मतलब उस ट्यूबरक्लोसिस के वजह से अगर स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है। दूसरा है बैक कर्वेचर ऑफ स्पाइन काइफोसिस। दूसरा है बैक कर्वेचर ऑफ स्पाइन लेफ्ट टू दी। दूसरा है कर्वेचर ऑफ स्पाइन लैटरल कर्व, मुड़ जाना, बिल्कुल कंप्लीट मुड़ गया हुआ। अब बोन मेटाबॉलिक डिजीजेस, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में सीरम में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सीरम कैल्शियम में कोई चेंजेस नहीं होगा, सीरम फॉस्फेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, एल्कलाइन फॉस्फेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद कमेंट्स में क्या है, एल्डरली पोस्ट मेनोपोजल बोन मैस। पोस्ट मेनोपोजल में ये कॉमन है ऑस्टियोपेट्रोसिस, मार्बल बोन। तो इसमें फेल्ड नॉर्मल बोन रीएब्जॉर्प्शन, जो नॉर्मल बोन का रीएब्जॉर्प्शन होता है उसका वो फेल हो जाएगा, थिकनिंग इसका कम हो जाएगा, इसमें पेशेंट एनेमिक होगा या कोई ना कोई बोन का इन्फेक्शन होगा। दूसरा है ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया में सीरम एंड कैल्शियम डिक्रीज डाउनवर्ड में जाएगा, सीरम फॉस्फेट डाउनवर्ड में जाएगा, लेकिन पीटीएच इसका इंक्रीज कर जाएगा। ये डिफेक्टिव है मिनरलाइजेशन के, जो बोन का मिनरल है उसका घट जाना और लेग का एक आशुतोष जी, हम लोग के पास में केवल 3 मिनट बचा है, आपको इसको जल्दी शॉर्ट क्लोज करना पड़ेगा। जी सर। तो बोन का एक तरह से मुड़ जाना, यानी कि इसको जैसे हम बोन भी कहते हैं, तो उसमें ये बोन मुड़ जाता है। थैंक्स, ये था आज का मेरा टॉपिक। धन्यवाद सबको जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए, और धन्यवाद सानी सर को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी। आप थोड़ा सा अपना पीपीटी को हटा लीजिए। आपने आज बोन के ऊपर में काफी अच्छा दिया है और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव आपका लेक्चर रहा है, और आपने इस पे जो प्रेजेंटेशन दिया अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि सभी होम्योपैथी से वाकिफ होंगे। चैट बॉक्स में एक कमेंट को पढ़ करके मुझे थोड़ा सा निराशा हुआ। लोगों ने लिखा है कि वर्थलेस फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर। तो क्या होम्योपैथिक डॉक्टर को एनाटॉमी नहीं पढ़ना चाहिए? इनके कहने का मतलब ये है, एनाटॉमी का बिना जाने बिना आपको कैसे पता चलेगा? और अभी डॉक्टर आशुतोष जी ने आपको बहुत सारे रूब्रिक्स के माध्यम से ये भी बता दिया कि बोन का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, रोल है। और जहाँ तक बोन रिलेटेड डिजीज है उसके संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा
मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बोन रिलेटेड डिजीज जो है तो ये सिफिलिटिक कैरेक्टर का बहुत बड़ा बेसिक आधार होता है, क्योंकि बोन का जो डिजेनरेशन शुरू होता है, जैसे इन्होंने ब्रिटल बोन की बात करी और बहुत सारे बोन की बात करी, तो सभी के अंदर में आपको पाएंगे कि ऐसे पेशेंट में सिफिलिटिक कैरेक्टर ज्यादा आ गया है। तो बोन का डिजेनरेशन हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, ये सारे कंडीशन है। इसके अलावा आपका एनाटॉमिकल पॉइंट पर भी दवा का इंडिकेशन है, जैसे कि आपका ह्यूमरस बोन के एंड पर या कहीं पर है, तो आप देखेंगे रिपोर्टरी में इस तरह के रूब्रिक्स भरमार हैं और मेट्रा मेडिका में इस तरह के मेडिसिन काफी हैं। इसलिए अगर जब तक बोन की स्टडी नहीं हो, ऑस्टियोलॉजी का जानकारी नहीं होगा, तो शायद हम लगता है कि हमारा होम्योपैथी में अधूरा रह जाएगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है। और मैं कोई कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ। दीपमाला जी, आप अपना देखिए। डॉक्टर आशुतोष जी, आपका शेयरिंग बंद नहीं हुआ है, शेयरिंग बंद कर लीजिए। क्लोज डाउन कर दीजिए, स्टॉप शेयरिंग कीजिए, हो जाएगा। स्टॉप शेयरिंग कीजिए, शेयर में स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए, हो जाएगा। दीपमाला जी। यस सर। हाँ, सर शेयरिंग ऑफ नहीं हुआ अभी, उनका स्क्रीन विजिबल ही है। आपका स्क्रीन विजिबल है, आप दिखलाई पड़ रही है, आवाज भी है। Who is the host? Host can also stop the slide sharing. डॉक्टर आशुतोष जी, आप स्टॉप शेयरिंग कीजिए, स्टॉप शेयरिंग। From the share screen, click on the share screen so you can stop sharing. जहाँ से शेयर किए हैं ना, उसको वहां पर जाइए। Okay, okay. I will. 1 minute, just 1 minute please. Dr. Ajini, you can no, the next speaker who will share, then it will automatically get changed. Yeah. When he's actually, I can also do, but I don't know how it is. Now you can stop the screen now. I cannot stop. Doctor, today is Doctor. Who is the speaker today? Dr. Bibu Prasad Panda. Yeah. Dr. Panda sir has joined. I don't know, sir. I'll check. I am trying to see. Panda. No. Dr. Panda sir, you are here. Dr. Panda sir, if you are in here, please unmute yourself. Not in that name, maybe in another name. I don't know. He has not yet joined. Okay, कोई नहीं। डॉक्टर आशुतोष सर, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा सर। ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। सो थैंक यू वंस अगेन। बहुत ही अच्छा आपका लेक्चर था, बहुत सारे मैसेज भी आपके आ रहे हैं। वेरी नाइस लेक्चर। सो अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर अंजनी। Thank you, Dr. Deepamala. Thank you so much, and thank you, Hindi team. Now it is the time for the English session. We'll start with the silent prayer.